आपका आज के इस कार्यक्रम में जो लोक पहल प्रत्येक रविवार को लगभग 3 वर्षों से अधिक हो गया रविवासरी व्याख्यान का श्रृंखला व्याख्यानों की श्रृंखला हमारी निरंतरता में चलती रहती है। और लोक पहल का एकमात्र उद्देश्य होता है जनता को जागृत करना, जागरण कराना। जागरण का स्वर ही लोक पहल का श्रेय प्रेय और पाथेय है। हम अपने राष्ट्रवादी विचारों को निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। लोक पहल के हमारे पंच महाभूत हैं। लोक पहल के जिन्हें हम पांच आदर्श कह सकते हैं, वो आदर्श हैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक पूज्य राजेंद्र सिंह उप आख्यान रज्जू भैया। रज्जू भैया किसी परिचय का मोहताज नाम नहीं है। राष्ट्रीय जीवन की जीवंत परंपरा से, सामाजिक जीवन की जीवंत परंपरा से जो भी इस देश को, इस भारतवर्ष को समझने का प्रयास करता है, वो सभी पूज्य रज्जू भैया जी के नाम से परिचित। और हम सबका सौभाग्य है कि रज्जू भैया की जन्म जयंती के दिन इस लोक पहल की प्रतिष्ठापना हुई। पूज्य रज्जू भैया त्याग, वैराग्य और समर्पण के अद्भुत संगम है, त्रिवेणी है। सिविल लाइन का जो विशाल अपना प्रसाद था, जो उन्हें पैतृक रूप से प्राप्त हुआ था, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय और एक विद्यालय के लिए समर्पित कर दिया। वो कई भाई थे, 5 भाई लोग हैं। 5 भाइयों में से सभी में वही त्याग और वैराग्य देखने को मिलता है। ऐसे तपोनिष्ठ राष्ट्रवादी प्रखर चिंतक विचारक, जिनका उद्देश्य था कि भारत की जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों में सबसे जो बड़ी विकृति है वह सामाजिक समरसता की है। हम समानता की बात न करके सर्वप्रथम समरसता की बात करें, इस बात का उद्घोष करके। और आज यही सही है। हम भारत की एक भाव दृष्टि लंबे अतीत से समता की खोज में रही है, लेकिन समता से भी अधिक आवश्यक है राष्ट्र की समरसता। और बात जब मैं ये बात कर रहा हूं, तो नेपाल में जिस तरह का तांडव दिखाई दे रहा है, उस तांडव के मध्य जब हम बड़ी स्थिरता से, गंभीरता से भारत के जनतंत्र और भारत के संस्कारों की बात करते हैं, सनातन संस्कारों की बात करते हैं, तो इन सनातन संस्कारों में शशांक अपने को म्यूट कर लीजिए, अनिल जी भाई साहब अपने को म्यूट कर लीजिए, तब जब आपका अवसर आएगा तब आप बात करिए। तो इन सनातन संस्कारों से जो सबसे बड़ी बात है कि भारत को जो इसमें आएंगे तो बैठे हुए हैं। आईफोन से बहन जी जुड़ी हुई हैं, कृपया अपना माइक म्यूट कर लीजिए, माइक को म्यूट कर लीजिए। आईफोन और कोपल श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि माइक को म्यूट कर लें। माइक म्यूट करेंगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी, और जब आपसे कहा जाएगा तो आप माइक को ओपन कर लीजिएगा। तो आज जिन सनातन संस्कारों से हम भारत को स्थिरांक देते हैं, स्थिरता देते हैं, बहुत अतीत से यहाँ कितना रिबेलियन का प्रयास किया जा रहा है, और हमने बहुत आघातों को सहने के बाद भी भारत में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया 77 में भी नहीं हुई थी। 1977 25 जून की इमरजेंसी के बाद। तो आज ये सारा यथार्थ और तर्क इस बात की ओर इंगित करता है कि पूज्य राजेंद्र सिंह, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया के विचार कितने जीवंत थे, वो कितने बड़े चिंतक और विचारक थे, जिनकी दृष्टि इतनी दूरदर्शी थी कि वो भारत के बढ़ते हुए पद प्रताप को समझ लेते थे, उसका संज्ञान लेते थे, कॉग्निजेंस लेते थे। तो ऐसे पूज्य रज्जू भैया जी हमारे आदर्श हैं। जो दूसरे हमारे महनीय आदर्श हैं, वह है प्राच्य और पाश्चात्य, वेस्टर्न और ईस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के सबसे लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान, और भारत में सनातन को जागृत रखने का प्रयास करने वाले, 1910 में हिंदू महासभा की स्थापना करने वाले भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय हमारे लोक पहल के आदर्श हैं। लोक पहल उनको इसलिए अपना आदर्श मानता है कि वो सर्वप्रथम 1934 में, यद्यपि 1905 के बंग भंग से ही स्वदेशी का संकल्प शुरू हुआ, लेकिन स्वदेशी के आर्थिक दर्शन को आगे बढ़ाने का तर्कपूर्ण और विद्वत्तापूर्ण आलेखन के माध्यम से कार्य मदन मोहन मालवीय जी ने किया। वो हमारे लोक पहल के आदर्श हैं। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, अंत से उदय, अंत्योदय के दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे लोक पहल के आदर्श हैं।
लोक पहल के आदर्श इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं कि वो भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर करना चाहते थे, और इसीलिए ये संघ का शताब्दी वर्ष है। 1925 के विजयदशमी के दिन संघ की प्रतिष्ठापना हुई थी, और आने वाला विजयदशमी अभी आ रहा है। विजयदशमी जब नवरात्रि में आएगा तो विजयदशमी के दिन संघ अपनी 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण कर लेगा। यह 100 वर्ष की यात्रा की पूर्णता पर एक बहुत चिंतन और मंथन का विषय है कि भारत का भविष्य भारतीयता में है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो पहला सामाजिक संगठन था जिसने इस बात पर विचार किया था कि 1712 मीर कासिम के आक्रमण के बाद निरंतर घात और प्रतिघात झेल रहा भारतवर्ष उस पर चिंतन मनन करेगा कि हमारी विफलता के कारण क्या थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्रीय जीवन में महत्व इसीलिए है कि उसने प्रतिस्थापित किया कि भारत का पथ क्या होना चाहिए और भारत के पथ विचलन का कारण क्या है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचारण करके सामाजिक जीवन में, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में, मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया और मनुष्य को गढ़ने और स्वस्थ विचारों की ओर लेके चलने, जिसको हम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की परंपरा कहते हैं। उपनिषद से वेदों की व्याख्या का अंत हो जाता है। क्या भारत उस परंपरा पर चलेगा? और नहीं चलेगा तो भारत ने जो लंबी अपहानी झेली है उसको हम राष्ट्र की एकता और अखंडता के रूप में समाहित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उसी अतीत की ओर जाने का प्रयास किया। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय संघ चालक, सरसंघ चालक पूज्य गुरुजी से पूछा दीनदयाल जी ने कि हमें एक राजनीतिक संगठन की भी आवश्यकता होगी, तो उन्होंने कहा कि देखो दीनदयाल, तुम प्रचारक हो और प्रचारक को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अपने बेबाक तर्कों से गुरुजी से इस बात के लिए सहमति करा ली कि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में व्यक्ति के सांस का एक एक कतरा राजनीति से निरपेक्ष नहीं हो सकता है। तो राज्य को, भारतवर्ष को राजनीतिक रूप से एकता के सूत्र में आबद्ध करने के लिए, क्योंकि सत्ता वही होगी और सत्ता की लिप्सा से दूर हो करके राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए गुरुजी ने निर्देश दिया कि दीनदयाल जी आप एक राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करिए, और जनसंघ की प्रतिस्थापना हुई। और उनका 1954 55 56 में पंडित दीनदयाल ने एकात्म मानववाद किया, एक नया दर्शन भारत की राजनीति में स्थापित किया। एकात्म मानव एकाकार राष्ट्र से हो जाए। बहुत उसको सहज ढंग से अगर आप कहें तो व्यक्ति का, एक शिशु अपने माता पिता के स्नेहिल संरक्षण में जब जन्म लेता है तो उस परिवार में जन्म लेता है तो उसका एक परिवार होता है, परिवार से निकलता है तो समाज होता है, समाज में उसकी पहचान जाति से होती है, और जब जाति से भी बड़े एक संवास में, एक बृहत्तर इकाई में जाता है तो उसे राष्ट्र कहते हैं। और राष्ट्र से और व्यक्ति का एकात्मकता जब हो जाएगी तो इसी को एकात्म मानववाद कहते हैं। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन को हम लेके आगे बढ़ते हैं। लोक पहल के सारे लोग आगे बढ़ते हैं, और लोक पहल का वो परम उद्देश्य है कि भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। और यही बात शांति पर्व में भीष्म पितामह ने कहा है कि जिस प्रकार हाथी पांव में आके सारे जानवरों के पांव समाहित हो जाते हैं, पशुओं के पांव समाहित हो जाते हैं, इसी तरह राष्ट्र में व्यक्ति का एकाकार होना ही राष्ट्र की जीवंतता है, राष्ट्र के प्रति समर्पण है, राष्ट्र की सेवा है। तो ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं। दीनदयाल उपाध्याय के बाद जो बहुत ही महनीय नाम है, जिसका नाम का उल्लेख करते ही नसों में एक कसमसाहट होने लगती है, एक तेजस्विता जैसे व्यक्ति के हृदय में अवतरित होने लगती है। ऐसे पूज्य ब्रह्मलीन महंत गोरक्ष पीठाधीश्वर पूर्व सांसद हमारे पूज्य संत ब्रह्मलीन महंत पूज्यपाद अवैधनाथ जी लोक पहल के आदर। अवैधनाथ जी को और गोरक्ष पीठ का जितना नामोल्लेख किया जाए वो कम है। आज भारत की एकता और अखंडता, आज हमारा जो पूरा पूर्वोत्तर भारत है उसमें जो चलने वाले जितने शिशु मंदिर और सनातन की शिक्षा से प्रेरित अनुप्राणित जितनी
जितने स्कूल हैं वो सब गोरक्ष पीठ के पैसे पर पलते ढलते और आगे चल रहे हैं। ये जब यह बात हम कहते हैं तो बहुत गर्व की अनुभूति होती है। ऐसे ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी हमारे लोक पहल के आदर्श हैं। डोमराज के घर भात और माने चावल और दाल खा करके उस मिथक को तोड़ दिया कि भारत में वर्ण की व्यवस्था, जाति की जो व्यवस्था है, विवशता है, मैं व्यवस्था नहीं विवशता की बात कर रहा हूँ, वह भारत की एकता के मार्ग में बाधक है। उन्होंने संदेश दिया। मीनाक्षी मंदिर में जब दलितों का प्रवेश बंद हुआ था तो उससे बहुत पीड़ित और आहत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के गुरु जी पूज्य दिग्विजयनाथ जी थे। वहां से राजनीति में प्रवेश होता है और आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज उसी ब्रह्मलीन महंत पूज्यपाद अवैधनाथ जी का ही एक ऐसी खोज है जो उत्तर प्रदेश को नेतृत्व दे रही है, जो त्याग है, जो वैराग्य है और उत्तर प्रदेश सही दिशा में सन्मार्ग पर प्रेरित करने वाला नेतृत्व है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का। वह उसी महान गुरु से दीक्षित हैं और गुरु के ही आदेश निर्देशों का अनुपालन और उनके जीवन दर्शन को अपना करके निरंतर भारत को प्रगति की ओर ले चल करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सत्प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे पूज्य महंत अवैधनाथ जी हमारे आदर्श हैं, हमारे विचार के प्रतिष्ठित पुरुष हैं, हमारी वैचारिकी के आधार हैं। तो ये हमारे चौथे स्तंभ हैं। हमारे पांचवें स्तंभ के रूप में हम हैं हिंदू 60 करोड़, ताला देंगे तोड़ मरोड़। जो कलंक था, जो भारत का अवपीड़न था, जो सांस्कृतिक पीड़ा थी कि राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो मक्का मदीना कहीं विश्व के किसी दूसरे स्थान पर नहीं बन सकता, ये हमारी मान्यता है। और वो मान्यता तर्कों पर, विज्ञान पर पुष्ट है। उस आंदोलन को लोगों के कंठों का हार बना देने वाले पूज्य अशोक जी सिंघल हमारे आदर्श हैं। इन्हीं आदर्शों को लेके आगे चलता है लोक पहल के जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब हैं, प्रोफेसर अवनीश पार्थीडकर, प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, ऋषिकेश सिंह, डॉक्टर भावेश जी द्विवेदी, डॉक्टर चंद्र किशोर यादव, डॉक्टर भावेश जी, डॉक्टर हर्षमणि जी, श्रीमान अनिल कुमार सिंह जी, हमारे अभिभावक और गुरुतुल्य हमें हमें जो वैचारिक रूप से प्रेरणा देते हैं, ऐसे आशुतोष सिंह आशु गुरु जी, प्रोफेसर उदयभान सिंह और हमारे जो बहुत ही महनीय अभी हम लोगों के साथ जुड़े हैं गाजीपुर से और हमारे स्वदेशी जागरण मंच काशी प्रांत के सह संयोजक श्रीमान कृपा शंकर सिंह जैसे लोगों से मिल करके यह राष्ट्रीय जीवन की एक परंपरा जिसे हम लोक पहल कहते हैं उसका निर्माण होता है। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि लोक पहल को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है तो लोक पहल की वैचारिकी को बार बार स्पष्ट करना हमारा परम धर्म है, कर्तव्य है। और मैं आज विषय को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब। विजय जी भाई साहब। जैसा कि डॉक्टर अखिलेश जी ने कहा, लोक पहल के इस आभासीय मंच पे उपस्थित सभी लोगों को सादर अभिवादन। और हम सब लोग जानते हैं कि लोक पहल कोई एक संस्था या संगठन नहीं है, यह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार परिवार के लोगों की सामाजिक परिदृश्य में होने वाले परिवर्तन को, संघ विचार को पिरोने की एक पहल है और उसी को लेकर के हम लोग अपने काम को गति दे रहे हैं। इस आभासीय मंच का संचालन और लोक पहल को ऊर्जा देने का काम डॉक्टर अखिलेश जी जिस मनोयोग से कर रहे हैं वो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए उत्साहवर्धन है और लोक पहल परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ा स्वाभिमान और समृद्ध का परिचायक है। आज के इस आभासीय मंच पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत वरिष्ठ स्वयंसेवक संघ विचार से पूरी तरीके से धन्याढ्य या कहें कि पुंज ऐसे केतन जी का हम इस आभासीय मंच पे स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम हमेशा इस बात को कहते आए हैं कि हमको समाज के प्रतिष्ठित आदमी की या समाज के ज्ञानी की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने परिवार के लोगों के ज्ञान को समाज तक पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि जो भी संघ विचार का है, जो भारतीय सनातन संस्कृति में विश्वास रखता है, वो अपने विचार को प्रस्तुत करने में जो संकोच करता है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है
समाज में विसंगतियों को बढ़ाने का। अगर हमारे समाज के अच्छे लोग, हमेशा हर बात इस बात को कहा जाता है कि समाज में बुराई बुरे लोगों से उतनी ज्यादा नहीं है जितने अच्छे लोगों के चुप रहने से है। तो अब समय आ गया है कि अपने मंचों पे अपने लोगों द्वारा अपने विचारों को समाज तक पहुंचाया जाए, और उसी पहल के अंतर्गत आज केतन जी से हम लोगों ने आग्रह किया, और सभी से हम आग्रह करेंगे कि अपने लोगों को अवसर दिया जाए और अपने लोगों के माध्यम से विचार को आगे बढ़ाया जाए। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और सनातन एकता यह तभी संभव है जब हम उस विचार के होंगे और उस विचार को प्रस्तुत करने की सामर्थ्य रखेंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज के मुख्य वक्ता से हम आग्रह करेंगे कि अपने विषय को प्रस्तुत करें और अनवरत अपनी शुभकामनाओं से इस मंच को सुशोभित करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन श्रीमान चेतन जी भाई साहब का। आज उनका जो भाव है बहुत उत्कृष्ट है कि भारत का विकास भारत के सनातन संस्कारों या भारत के संस्कारों से ही हो सकता है। हम संस्कारों से विचलित हुए तो नदियां प्रदूषित हुई, हम संस्कारों से विचलित हुए तो हम लंबे समय से गुलाम हैं। 1712 से 1947, उसके बाद भी 1947 तक तो हमें जन संप्रभुता प्राप्त हो गई, हम पॉपुलर सॉवरेन राष्ट्र हो गए, स्टेट हो गए, लेकिन कई विकृतियां हैं। अंग्रेजी के साथ उस अंग्रेजियत की संस्कृति सभ्यता आज भी हमें अपने से दूर ले जाती है। तो विकास का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम ये नहीं कहते कि सारा भारत का ही सही है, हमें एलोपैथ का प्रयोग नहीं करना है, हमें अन्य चीजों का उपयोग नहीं करना है, हमें परमाणु बम नहीं बनाने हैं। विमान शास्त्र भारत का है, जो परमाणु शास्त्र है महर्षि कर्णादि का है, लेकिन हमें नकल से बच करके हमें अपने विकास को एक स्थिरांक की ओर लेके चलना है। तो हमें अपने जीवन मूल्यों को, जिसे चेतन जी भाई साहब भारत का संस्कार नाम से संबोधित करते हैं, उन संस्कारों से युक्त विकास की ओर चलना पड़ेगा। और वो हमारी आवश्यकता है, हमारी अपरिहार्यता है, हमारी अनिवार्यता है। अगर उस विकास की को हम अस्वीकार कर देंगे तो हमारा विकास नहीं होगा, चाहे वो विकास आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो। अब हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति थे, विश्व के 40 से 45% व्यापार 17वीं शताब्दी तक करते थे। आज 1.8 और अब बढ़ करके बहुत बढ़ा है, तो 2% विश्व का व्यापार हम करते हैं। तो इन सारी संभावनाओं पर विचारण करके संस्कार युक्त विकास कैसे संभव हो, इस महनीय विषय पर बहुत ही, ये आज का विषय अत्यंत महत्व का है। हमें संस्कार युक्त विकास कैसे करना है, उन विविध पक्षों पर हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान चेतन जी भाई साहब। जी भाई साहब नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज लोक पहल द्वारा आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान माला में आमंत्रित करने के लिए लोक पहल टीम का धन्यवाद। आप सबने मौका दिया, समय दिया अपना विचार रखने के लिए। आशा करता हूँ कुछ अपने जो मन में भाव उमड़ते हैं उसको रख सकते। लोक पहल के इस आभासी कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर अखिलेश जी का आभार करते हुए मैं सीधे विषय पे आता हूँ। अकादमिक क्षेत्र से नहीं हूँ, यहाँ ज्यादातर लोग अकादमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एजुकेशनल लाइन के हैं। अभ्यास भी नहीं है लगातार कुछ कह पाने का, मंचों पे अपनी बात रखने का, लेकिन प्रयास करूंगा कि अपनी बात हर संभव प्रयत्न के साथ रख सकूं। लोक पहल परिवार का जहाँ तक मैंने अभी विचार किया, चिंतन किया, समाज के युवा को विचारों से समृद्ध कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न कर वास्तविक रूप से शिक्षित करने का प्रयास करता है लोक पहल। आपका प्रयास है कि शिक्षित युवा आत्मनिर्भर हो, संस्कारक्षम हो, उसकी शिक्षा को सार्थकता प्राप्त, वह पूर्ण संवेदना के साथ शिक्षित हो, शिक्षा के साथ संवेदनशीलता उसके अंदर आए, पूरी जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी को निभाते हुए स्वयं सक्षम हो और समाज को भी आत्मनिर्भर बनाने के में योगदान दे सके। इस तरीके की शिक्षा उसे मिले। हमारा समाज सब विधि सबल हो, इस पुनीत लक्ष्य के साथ अपना जीविकोपार्जन कर सके हमारा युवा, और उसका जीविकोपार्जन चुनने का लक्ष्य यही होना चाहिए, जो समाज को समृद्ध कर सके, सक्षम कर सके। स्वयं तो सक्षम हो ही, अपने साथ तमाम लोगों को भी सक्षम बनाने के योग्य बने, अपने साथ लोगों को रोजगार देने लायक बने, जोड़ने लायक बने, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। आपके इस पवित्र प्रयास और भाव में समर्पण के लिए
आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम। आज का विषय है सनातन संस्कारों से युक्त विकास। समाज में विकास की बहुत चर्चा होती है। विकास की जो हो रहे हैं, विपक्षी भी होते हैं, उसका खिल्ली भी उड़ाते हैं, मजाक भी करते हैं, तुलना भी होती है। परंतु हम जब विचार करते हैं तो हम सनातन युक्त संस्कारों युक्त विचार की बात करते हैं। समाज के उपयोग की विकास की बात करते हैं, जो समाज में उपयोगी हो, पर्यावरण के लिए मित्रवत हो। इन सब पर विचार करने से पहले हमें सनातन के ऊपर, सनातन क्या है उस पर भी विचार करना होगा। जब विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि सनातन कोई विशेष वर्ण पंथ या संप्रदाय नहीं है। इसमें कोई एक पूजा पद्धति भी नहीं है। इसमें कोई एक भगवान भी नहीं कि किसी एक भगवान को सामने रख के कहें ये सनातन के, हम इनका अनुसरण करते हैं क्योंकि ये सनातन का प्रतिष्ठापक है, सनातन की प्रतिस्थापना इन्होंने की। कोई गुरु भी नहीं, कोई एक विशेष गुरु भी नहीं जो सनातन कहा जाए कि इन्होंने सनातन की शुरुआत की। तो सनातन है क्या? सनातन धर्म है। सनातन एक दर्शन, जीने की पद्धति है। सनातन सदा बना रहने वाला धर्म या शाश्वत धर्म है। यह, इसका विकास कहाँ हुआ? इसका विकास हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में ही हुआ और यह सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक है। इसे हम हिंदू धर्म या वैदिक धर्म के नाम से भी जानते हैं। सनातन धर्म शाश्वत है, सत्य है, समय स्थान की सीमाओं से परे है। यह शाश्वत सत्य को प्रस्तुत करता है जो अस्तित्व का आधार बनता है। सनातन एक कर्तव्य का बोध है, धार्मिकता का बोध, पूजा पाठ पद्धति इनसे परे हट करके एक कर्तव्य का भान देता है, कर्तव्य के लिए उद्यत करता है। सनातन वह है। अपने को नियमों में बांधना, नियमों का पालन करना, स्व प्रेरणा से यह कार्य करना, यही सनातन। सनातन और स्वयं सिद्ध नियमों को संदर्भित करता है जो हमारी तमाम अस्थायी विश्वास प्रणालियों से परे है। यह धर्म दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक दर्शन शास्त्र है। सिंधु घाटी की सभ्यता में इसके विभिन्न प्रमाण मिलते हैं। तो इससे इसकी प्राचीनता का भी विचार किया जा सकता है कि 12,000 वर्ष पुरानी ऐसी सभ्यता जब वहां पे सनातन के प्रमाण मिल रहे हैं तो निश्चित ही इतना पुराना हमारा सनातन धर्म या उससे भी कहीं पुराना होगा। सनातन धर्म की अवधारणाओं में सत्य, अहिंसा, क्षमा, दान मूल अवधारणाएं हैं। हम सत्य बोलें, हम मिल के रहें, मिल बांट करके भोजन ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें, पवित्रता हमारी मौलिक भावना रहे। यह इन सब सिद्धांतों पे ही चल करके सनातन को समझा और जाना जा सकता। सनातन धर्म को संदर्भित करने के लिए हमारे पास वेद हैं और वेद विश्व के प्राचीनतम लिपिबद्ध ग्रंथ हैं जो लगभग ईसा से 7,500 वर्ष पूर्व के हैं। इससे भी इसकी प्राचीनता का हमें प्रमाण मिलता है। वेद जीवन के प्रत्येक बिंदु पर हमें मार्गदर्शन करते हैं और आज भी समान रूप से प्रासंगिक। वेदों की प्रासंगिकता किसी काल में कम नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। किसी देश, काल व परिस्थिति में जो भी मानव कल्याण हेतु उचित है, धारणीय है, उसका ही अभ्यास सनातन का अभ्यास है। अगर हमें सनातन को समझना है तो कालखंड के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहेगा। जैसी आवश्यकता होगी मानव कल्याण के लिए, जैसा श्रेयस्कर होगा कि हमें यह पालन करने से मानव का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है, उसे हम स्वीकार करेंगे। वही सनातन। सनातन परिवर्तनीय है। सनातन में परिवर्तन का पूरा स्कोप, हम समय काल परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और इसीलिए शायद हमारा वैदिक धर्म कई बार विवादों में आता है। जो लोग कम ज्ञानी हैं या इसका चिंतन नहीं करते हैं वो अक्सर बताते हैं कि फला जगह ऐसा लिखा है तो ऐसी जगह ऐसा लिखा है। उसका कारण भी शायद यही है कि हम समयानुकूल परिवर्तन करते चले। आज का कालखंड परिवर्तन का कालखंड है, विकास का कालखंड है। चारों ओर विकास की दौड़ लगी है, परंतु कहीं हम विकास की आंधी में मानवता का कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण, उससे दूर तो नहीं जा रहे हैं। इसका चिंतन करना भी आवश्यक है। हम भारत के लोग किस प्रकार के विकास को प्राथमिकता देंगे? निश्चय ही हम सनातन के अभ्यासी हैं, सनातन का अभ्यास करते हैं। तो लक्ष्य हमारा वही होगा कि विकास और प्राणी मात्र के सनातन संस्कारों के अनुसार प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो विकास होगा वही विकास हमें अनुकरणीय होगा, वही विकास हमें स्वीकार्य है। सनातन संस्कारों से युक्त विकास का अर्थ क्या है? ऐसा विकास जो भारतीय संस्कृति के नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित, जिसमें भौतिक प्रगति के साथ साथ व्यक्ति और समाज का नैतिक उत्थान हो तथा प्रकृति के साथ समन्वय बना रहे। विकास के साथ हम प्रकृति को ना भूलें, प्रकृति के नियमों को ना भूलें, उनका भी पालन रहे, उनका भी समन्वय बना रहे। यह विकास व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियों का परिमार्जन कर से मानवता की ओर ले जाए, जिससे आंतरिक सुख और शांति के साथ भौतिक और आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति हो। वही सनातन संस्कार युक्त विकास हो। सनातन संस्कारों की जब हम बात करते हैं तो हमें इस पर भी विचार करना होगा कि
आखिर यह विचार या संस्कार है क्या। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करना होगा। आखिर हमें किन नियमों का पालन करना है, इसकी स्पष्टता भी हमें अपने मन मस्तिष्क में होनी चाहिए। सनातन संस्कार का स्वरूप क्या होगा या हमारे दैनंदिन जीवन में किस प्रकार उपयोगी होगा, इस पर विचार भी होना चाहिए। सनातन संस्कारों के द्वारा हमारा चहुमुखी विकास संभव है, जैसे हमारा सांस्कृतिक और नैतिक विकास। संस्कार व्यक्ति को नैतिक रूप से सुदृढ़ बनाते हैं, सद्भावना और अच्छे आचरण को बढ़ावा देते हैं और समाज में सकारात्मक मूल्यों की स्थापना। जैसे हमारा आध्यात्मिक विकास, ये व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान में सहायक है, जिससे वह जीवन को एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देखता है और आत्मा की शुद्धि करता है। आत्मा की शुद्धि से ही बड़े बड़े कार्य संभव किए जा सकते। मानव और समाज का कल्याण। संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति और उसके परिवार दोनों का कल्याण करना, जिसमें सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना शामिल है। सामंजस्य परिवार में, समाज में, और जब होता है तो विकास स्वतः त्वरित गति से आगे बढ़। संस्कार प्रकृति के साथ समन्वय का। हमारी जीवन शैली, जिसे हम हिंदू जीवन शैली, वैदिक जीवन शैली, सनातन जीवन शैली कह सकते हैं, उसमें प्रकृति का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान। संस्कार व्यक्तियों में पर्यावरणीय चेतना जगाते हैं और प्रकृति के संरक्षण के प्रति प्रेरित करते हैं, जिससे सतत विकास संभव होता है। और व्यक्तिगत स्तर पे भी संस्कारों की अपनी एक महत्ता है। गर्भाधान हो, पुंसवन हो, जात कर्म हो, नामकरण हो, अन्नप्राशन हो, विद्यारंभ हो, ये सब संस्कार हमारे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में सुनिश्चित करते हैं हमारे इस तरीके के विकास। सामाजिक स्तर पर जब जाते हैं तो विवाह और विवाह के बाद का जीवन, ये हमारे समाज के सुचारू संचालन में सहायक होता है। आध्यात्मिक स्तर पर जब जाते हैं, यज्ञोपवीत, वेदारंभ हो, केशांत हो, समावर्तन हो, और विवाह के बाद हमारा वानप्रस्थ या संन्यास का जीवन, ये हमको अध्यात्म की ओर ले जाता है, परम शांति की ओर ले जाता है। अब जब सनातन की चिंता करते हैं, सनातन का विचार करते हैं, तो शिक्षा का भी विचार करना होगा। शिक्षा कैसी हो, हम अपने युवा वर्ग को किस तरीके से शिक्षित करें, तो शिक्षा का लक्ष्य क्या होगा। इस विषय में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा, शिक्षा का अभ्यास, शिक्षा वह नहीं जो केवल जानकारी देती। हमने बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ा दी, कैसे एटम बनता है, कैसे कोई यंत्र बनता है, कैसे कमाई की जा सकती है, कैसे अकाउंटिंग की जा सकती है, केवल इस तरीके की जानकारी देना शिक्षा का यही लक्ष्य नहीं है। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति के भीतर निहित पूर्णता को प्रकट करता है और उसे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और चरित्र प्रदान। शिक्षा, स्वामी जी के अनुसार, शिक्षा वह है जो छात्र के अंदर आत्मविश्वास पैदा करे, उसके अंदर आत्मसम्मान पैदा करे, उसको चरित्रवान बनाए। शिक्षा जीवनदायी मानव निर्माण और चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को अज्ञानता और नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त करती है और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम है। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा में पूर्णता की अभिव्यक्ति प्रदान करती है, पूर्णता पाने में सहायक होती है। शिक्षा मनुष्य के भीतर से मौजूद पूर्णता और शक्तियों को बाहर कर लाने में सहायक होती है, छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करती है। शिक्षा मानव निर्माण और चरित्र निर्माण का साधन होती है। व्यक्ति का जीवन मानव और चरित्र का निर्माण करती है, उसमें व्यक्ति को उत्कृष्ट नियमों को आत्मसात करना हो। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का वर्धन करती है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा को बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पैदा करना चाहिए, नकारात्मकता को हटाना चाहिए। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा सकारात्मक होनी चाहिए और विद्यार्थियों की अनावश्यक आलोचना से बचना चाहिए। शिक्षा स्वतंत्रता और मुक्ति का साधन होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अज्ञानता और नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त दिलाना। शिक्षा आंतरिक शक्ति का विकास करने के लिए होनी चाहिए। ज्ञान किसी का भी बाहर नहीं होता, हर व्यक्ति में गुण अवगुण सब होते हैं। उन सगुणों को, सद्गुणों को बाहर निकालना, उसका विकास करना, वही शिक्षा है। उसके अंदर छिपे हुए ज्ञान और शक्तियों को जगाने और विकसित करने में मदद करना शिक्षा का यही उद्देश्य है। शिक्षा मन, शरीर और आत्मा तीनों का पोषण। शिक्षा से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित होता है, शरीर उसी अनुसार रिस्पॉन्ड करता है, स्वस्थ रहता है और अच्छे कार्यों के लिए मन का शिक्षा आत्मा की शुद्धि करती है। शिक्षा का उद्देश्य स्वामी जी के अनुसार यही होगा। सबसे आगे स्वामी जी ने कहा कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि वह राष्ट्र निर्माण में सहायक है, राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सके, ऐसी शिक्षा। अब सनातन संस्कारों के परिप्रेक्ष्य में अगर विकास पर विचार करें तो विकास का अर्थ क्या होगा। तो विकास का अर्थ केवल भौतिक या आर्थिक उन्नति नहीं, बल्कि यह एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का चरित्र, बौद्धिकता, आध्यात्मिकता और सामाजिक चेतना सभी का विकास। सनातन संस्कारों से युक्त विकास का अर्थ है ऐसा संतुलित विकास जो व्यक्ति को आंतरिक और बाह्य रूप से
पूर्णता प्रदान करे, जिससे एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण हो सके। सनातन संस्कारों से युक्त विकास में स्वदेशी विचार, स्वदेशी संस्कृति और स्वदेश की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विकास भी एक महत्वपूर्ण विषय है। स्वदेशी विकास का अर्थ अपने संसाधनों, अपनी तकनीकी, प्रौद्योगिकी और मानव शक्ति का उपयोग करके किसी क्षेत्र या देश का आत्मनिर्भर और सतत। इसका उद्देश्य बाहरी निर्भरता कम करना और स्थानीय समुदायों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कल्याण को मजबूत करना। गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन और आज के आधुनिक इंडिजेनोमिक्स प्लेटफॉर्म को देखा गया है, स्वदेशी के लिए प्रेरणा देते हैं। स्वदेशी का मूल सिद्धांत एक ही है, आत्मनिर्भरता, केवल और केवल आत्मनिर्भर। स्थानीय संसाधनों और उत्पादन का उपयोग करके किसी राष्ट्र का, समुदाय का बाहरी सहायता पर निर्भरता कम करना, यही स्वदेशी का मूल मंत्र। यह स्थानीय अर्थशास्त्र को बढ़ावा देता है। हम विदेशी उत्पादों का उपयोग जितना कम करें, अपने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करें, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़े, युवक रोजगार में प्रवृत्त हों और अपने साथ दूसरों को भी जोड़ सकें। इस तरीके की एक भावना लाना, ये स्वदेशी अर्थशास्त्र को समृद्ध करता है। स्वदेशी सतत विकास की एक प्रक्रिया, ऐसे विकास के तरीके अपनाना जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करते हुए वर्तमान के प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा। हमारी जरूरतें भी होती हैं, हम प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर भी होते हैं, हम उनका उपयोग करें, परंतु वो भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहें, तभी सतत विकास संभव हो सके। मानव का कल्याण, सांस्कृतिक कल्याण, केवल आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूल्यों को भी प्राथमिकता देना, ये स्वदेशी का लक्ष्य होना हो। स्वदेशी के लिए स्थानीय ज्ञान और प्रथाओं को भी प्रश्रय देना होगा। स्वदेशी लोगों के पारंपरिक ज्ञान और पद्धतियों को महत्व देना, उनके कल्याण और सतत विकास में सहायक हो। स्वदेशी आंदोलन हमारे देश में अगर उसका श्रेय जाता है तो गांधी जी को जाता है, जिन्होंने हथकरघा और खादी का प्रचलन करके और हमको स्वदेशी अपनाने के लिए एक मार्ग दिखाया। उनका स्वदेशी आंदोलन और इसको याद रखने के लिए हम स्वदेशी के लिए प्रेरित हों, युवाओं को प्रेरित कर सकें। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का हमने प्रचलन शुरू किया। उस विशेष दिन पे हम जगह जगह कार्यक्रम करके युवाओं को एकत्रित करके उनको उसकी महत्ता बता करके और हम स्वदेशी के प्रचलन के लिए लोगों को प्रेरित कर। इसी प्रकार इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जहाँ की प्रौद्योगिकी पूर्णतया स्वदेशी है, वह भी स्वदेशी के मार्ग में एक बड़ा मील का पत्थर है, हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। गांधी जी के अनुसार स्वदेशी का सार है समीपस्थ की पवित्र भाव से सेवा। अपने जो स्वदेशी विचार का पालन करने वाला हमेशा, उनके गांधी जी के अनुसार स्वदेशी का जो पालन करते हैं, हमेशा अपने आसपास के लोगों का हर संभव मदद करने के लिए सेवा भाव से तत्पर रहे। स्थानीय संसाधनों का उत्पादन का उपयोग करके भी राष्ट्र का समुदाय को बाहरी सहायता की निर्भरता कम करना, यह स्वदेशी का एक मंत्र है। स्वदेशी लोगों की पारंपरिक ज्ञान और प्रथाएं जो हैं, उसका उपयोग उसका समाज के मानव के कल्याण के लिए किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं, उसमें कैसा परिमार्जन कर सकते हैं, इसका विचार भी स्वदेशी को सुदृढ़ करेगा। आज के परिदृश्य में जब हम सनातन संस्कारों से युक्त विकास की बात करते हैं तो हमें स्वयं की भूमिका पर भी विचार करना ही होगा। इसकी शुरुआत स्वयं अपने घर से करनी होगी। हमारे स्वयं का आचरण, इस पर चिंतन करना होगा। वह आचरण हमारा ऐसा हो कि हमारे युवा वर्ग को प्रभावित कर सके, प्रेरित कर। हम अधिक से अधिक स्वदेशी का उपयोग करें, स्वदेशी अपनाएं, अपने आसपास स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे उद्यमियों से संपर्क करें, उनके संपर्क में रहें, आवश्यकता पड़ने पर उनका मार्गदर्शन करें, जहां से संभव हो सके उन्हें तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करें, जिससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी हो, समाज में स्वीकार्य हो और लाभ हमारे स्थानीय लोगों को मिले। कई बार हम देखते हैं, मैं चूंकि फाइनेंशियल सेक्टर से हूँ और पिछले 30-32 सालों से इसी क्षेत्र में हूँ, कि सरकार तमाम योजनाएं बनाती हैं स्थानीय उत्पादों के विकास के लिए, स्थानीय लोगों के समृद्धि के लिए। सरकार की मंशा स्पष्ट होती है, सेवा भावी होती है, परंतु वह अंतिम छोर तक पहुंच नहीं पाती, अंतिम कड़ी तक पहुंच नहीं पाती। उसमें भी हम तथाकथित शिक्षित लोगों का योगदान अभी भी अपेक्षानुसार नहीं। हमें अपने समाज के उन वर्गों को जो स्वरोजगारी हैं, अपने हाथों से काम कर रहे हैं, अपने हाथों से अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं, उनका सहयोग करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, जिससे वो सरकारी योजनाओं का सही ढंग से लाभ ले सकें। अक्सर मेरा अपना अनुभव इस क्षेत्र में यह है कि
ऐसी योजनाएं गलत हाथों द्वारा उपयोग की जा रही हैं शुरू से ही, और उसमें भी हम लोगों का योगदान, हम लोगों की भूमिका नगण्य होने के कारण से ऐसा हो पा। यदि हम समाज में सक्रिय होंगे, ऐसे उद्यमियों के साथ उनके संपर्क में रहेंगे, तो ऐसे मेहनतकश, ऐसे उद्यमी लोगों को हम सहायता प्रदान कर सकते हैं, उनको दिशा दे सकते हैं, उनको सही रास्ते पे दे सकते हैं, और उससे वो सुदृढ़ होंगे। हमारा समाज, हमारा पास पड़ोस समृद्ध होगा। एक उद्यमी, कोई एक उद्यम चालू करता है, उसकी जो मन का भाव होता है वो अपने लिए होता है, लाभ के लिए होता है, परंतु जो अगर चिंतन करें तो वो स्वयं के लाभ का लाभ ही अकेले नहीं होता है। कितने लोग उससे रोजगार पाते हैं, रोजगार का सृजन होता है, और समाज के अन्य लोग भी उससे प्रभावित होते हैं, उसके आसपास के लोग प्रभावित होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य सृजित होते हैं, बहुत सारे ऐसे रोजगार सृजित होते हैं उस एक उद्यम के कारण से, जो लोगों को समृद्ध करने के लिए, लोगों को सक्षम करने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसलिए हम हमेशा अपने आसपास के उद्यमियों के संपर्क में रहें, उनको प्रेरित करते रहें, उनका मार्गदर्शन करते रहें। आज की समस्या एक और है, बहुत बड़ी, जो सनातन संस्कार की बात हम कर रहे हैं, सनातन युक्त विकास की बात कर रहे हैं, कि समाज का ढांचा, परिवार का ढांचा टूटता जा। आज हमें आवश्यकता है कि हम परिवार और समाज के भीतर अपने अपने खत्म होते संबंधों को पुनर्जीवित करें। परिवार छोटे होते जा रहे हैं, बहुत सारे संबंध नाम लेने को भी जीवित नहीं है। ऐसे में अपने परिवार में कुछ ऐसा योजना करके और ऐसा अभ्यास करें कि बच्चों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को एक साथ, एक जगह समय व्यतीत करने के लिए प्रेरणा मिले, प्रेरित हों। वो अपने संबंधियों से, दूर दराज के हों या पास के, उनसे परिचित कराएं, उनसे नियमित संपर्क में रहने के लिए प्रेरित करें। एक समय ऐसा निकालें दिन भर में कि सब साथ बैठेंगे, और उस समय किसी भी बाह्य साधन, मोबाइल है, टीवी है या कुछ और, उसका उपयोग नहीं होगा, उसका उपयोग नहीं करेंगे। चिंतन समाज का करेंगे, घर का करेंगे, परिवार का करेंगे। यह शायद समाज के लिए बच्चों को प्रेरित करेगा, और जो हम ऊपर कहते आए हैं उसमें भी सहयोग करें। कहते हैं भोजन ग्रहण करते समय, हमारी परंपरा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हम लोगों ने सीखा है, हम लोग भोजन मंत्र बोलते हैं। जैसा भाव लेकर के भोजन प्रारंभ करते हैं, वैसी ही प्रवृत्ति होती है। इसलिए आवश्यक है कि भोजन के समय किसी भी गलत तरीके का और मनोरंजन सामने नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें अच्छी भजनों की धुन और भोजन करते समय चला सकते हैं। ये सब चीजें आने के बाद एक भाव प्रकट होगा, एक भाव बच्चों में आएगा, जो हम स्वदेशी कहें, समाज कहें, सनातन कहें, उन सब के अभ्यास के लिए उनको प्रेरित करेगा, और तभी हम सुदृढ़ हो सकेंगे, तभी हम समृद्ध हो सकेंगे। स्वदेशी, सनातन, इसके अभ्यास के लिए इन सब चीजों का स्वयं से अभ्यास शुरू करना अति आवश्यक है। परिवर्तन स्वयं की प्रेरणा, स्वयं के प्रयास से ही संभव है, और अगर इसका स्थायित्व चाहते हैं तो स्वयं से ही शुरू करना। जय श्री राम, जय सत्य, भारत माता की जय। आप सभी का, लोक पहल के आयोजकों, पत्रदाताओं का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन चेतन जी। भाई साहब, आपकी सरलता को मैं प्रणाम करता हूं कि मैं बोलता नहीं हूं, मेरा अभ्यास नहीं है, लेकिन किसी भी अकादमिक से, किसी भी विद्वान पुरुष से, जिसे हम तथाकथित विद्वान कहें, बड़ा अकादमिक कहें, उससे बहुत ही गहरा, बहुत ही सूक्ष्म आपका यह पाथेय और उद्बोधन था, जिसमें बहुत गहराई थी। जैसे आपने कहा कि शिक्षा मन, शरीर तथा आत्मा तीनों का पोषण करती है। व्यक्तिगत जीवन, उसकी सामूहिकता तथा सामाजिकता और राष्ट्रीयता का पोषण भी एक स्वस्थ शिक्षा ही करती है। शिक्षा केवल किसी को वृत्ति का स्टाइपेंड प्रदान करने का एक साधन नहीं है, बल्कि मनुष्य का सम्यक और संपूर्ण विकास करने का साधन। संस्कार युक्त विकास की आत्मा है स्वदेशी। जब हम अपने स्वदेशी भाव से लिप्त होंगे, स्वदेशी भाव से प्रेरित होंगे, स्वदेशी भाव से सन्मार्ग की ओर चलेंगे, तभी हमारा विकास सतत होगा। और यह जो आपने बताया कि स्वदेशी सतत विकास की प्रक्रिया है, जहां हम पथ विचलन का शिकार नहीं होंगे। संस्कारों से युक्त होना भविष्य के प्रति एक अच्छी दृष्टि की प्रत्याभूति भी है, गारंटी है। स्वदेशी का मतलब परंपरा से प्राप्त ज्ञान, जिसे हम आज अनपढ़ गांव का किसान मजदूर कहेंगे, वह भी स्वदेशी का ज्ञान है। वह भी संस्कारों से उतना ही युक्त है जितना कोई व्यक्ति तथाकथित जो ब्राह्मण होगा वो वेदों का उच्चारण करेगा। वह भी तो हमारी जो लौकिक परंपरा है, वह भी ज्ञान हमारा सनातन से युक्त है, संस्कारों से युक्त है।
उसकी भी अपनी गूढ़ता और सूक्ष्मता है। अपने संस्कार से युक्त विकास के एक एक तथ्य एवं परिस्थितियों की, उसके तत्व को, उसके यथार्थ को आपने प्रकट किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार और बहुत बहुत अभिनंदन। इस आभासी मंच पर आपने जिस प्रकार का बहुत ही सुंदर उद्बोधन दिया है, इसके लिए लोकपहल परिवार आपका अभिनंदन करता है। आप हमारे लोकपहल परिवार के ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अब मैं टिप्पणी के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सर्वप्रथम आशु गुरु जी को। गुरु जी, आशु गुरु जी, हाँ, आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणी आमंत्रित है। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज की वर्तमान परिस्थिति में आज भारत विश्व जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया था और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ही चल रहे थे। आज जो विश्व चल रहा है ये वही पद चिन्ह है जिन पर हमारे ऋषि पूर्वज चले थे, और उनसे बड़ा विज्ञानी, उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा आध्यात्मिक पहुंच वाला शायद ही कोई हो। एक राष्ट्र की संजीवनी उसकी संस्कृति होती, और उस संस्कृति का पोषण करता है अध्यात्म। अध्यात्म ही सूक्ष्म जगत से आपको जोड़ता है। स्थूल जगत से तो आप स्थूल कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों से जुड़े ही, लेकिन सूक्ष्म उससे आप आध्यात्म से ही जुड़ सकते हैं, और उसका मुख्य आधार होता है दर्शन और आत्मानुसंधान। सनातन धर्म कोई जीवन पद्धति नहीं है, एक आत्मानुशासन है। जहां विश्व असंयमित हो रहा है, हम संयमित रहे थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि हम आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं, अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक प्रादुर्भूत राष्ट्र होते हुए और सब राष्ट्र विकसित हुए, हमारा जन्म नहीं हुआ। हम देवो निर्मितम देशम हैं। अगर पैंजिया से जोड़ा जाए, सुपर कॉन्टिनेंट के युग से जोड़ा जाए, तो भी हम प्रथम राष्ट्र हम हैं। हमारे बाद ही सब कुछ हुआ। जब थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में घूमते, प्रासाद के तोरण हमारे चंद्र को थे। जिस समय आज का यूरोप या हरिवर्ष शीत युग में जी रहा था, उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे अनेकों विश्वविद्यालय और सम्राट अशोक के द्वारा 27 विश्वविद्यालय भारत में थे। आज ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की बात की जाती है। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज को छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ 7,32,000 गुरुकुल थे, जिनको कि देख के आंखें फटी रह गई थी। जो लोग यहाँ पे सर्वे कर रहे थे आधुनिक शिक्षा पद्धति को लाने के लिए, मैकॉले की शिक्षा पद्धति लाने के लिए सर्वे किया गया। उस सर्वे में उनको ये पता चला कि हमारे गुरुकुल चल रहे हैं, और गुरुकुल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे। एक प्रोटो यूनिवर्सिटीज थी वो। 40 विषयों में पढ़ाई होती थी। अकेले नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए जो द्वार पंडित होता था, द्वार पंडित शलाका परीक्षा लेता था। उसके बाद विश्व के अनेकों देशों से लोग वहां पे आते थे और अध्ययन करते थे, शोध करते। वो भारत कहाँ चला गया? हमको उसी भारत को स्थापित करना है, क्योंकि वो हमारा स्व है, और स्व के बिना हम न स्वतंत्र हैं न स्वाधीन हैं। एक झूठी स्वाधीनता हमको थमा दी गई, एक झूठी स्वतंत्रता हमको थमा दी गई। एक परकीय संसद के द्वारा पारित 2 एक्ट से हम आज कह सकते हैं कि स्वतंत्र हैं, लेकिन वो हमारा एक भानमती का पिटारा के रूप में हमको एक संविधान दे दिया गया, जिसके ऊपर बाध्यताएं थी कि यहां से भी लेना है, वहां 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 से भी लेना है। और इतनी बाध्यताएं थी कि आपके 22 चित्र, जिनमें से 2 चित्रों को हम उसको नहीं मानते हैं क्योंकि उसको जबरदस्ती जोड़ा गया। उन 20 चित्रों में भारत कैसे जन्म लिया, हमारी संस्कृति कैसे उपजी, हमारी संस्कृति का विकास, हमारा सांस्कृतिक विकास, हमारा आध्यात्मिक विकास, हमारा ऐतिहासिक विकास, एक साइकिल उसमें दिखाया गया। और वो जैसे ही प्रिंट में जा रहा था, तैसे ही उसको रोक दिया गया। और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप लोग समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा
हुई कि टीपू सुल्तान और अकबर का भी चित्र उसमें डाला जाए, जो कि उसका अंग नहीं था, क्योंकि सरदार पटेल के द्वारा वो सारे चित्र संकलित किए गए थे। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास किया गया, हमारे इतिहास को ऐसे लोगों को सौंपा गया। एक शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री जो था, वो एक घोषित जिहादी था, एक विदेशी जिसका कि भारत की भूमि से कोई नाता नहीं था, उसको कह दिया गया कि भारत का इतिहास रचे। फिर उसके बाद अनेक संस्थाओं के संस्थागत रूप से भारत के इतिहास को मिटाने का प्रयास हुआ, और उसमें बहुत हद तक सफलता मिली। हम लोग भी उसी मतलब इतिहास को पढ़े, लेकिन कुछ लोग उसको पढ़कर उसी में गड़ गए, लेकिन मतलब जिसके अंदर थोड़ा सा भी राष्ट्रबोध है, संस्कृति बोध है, वो कभी नहीं डिगेगा। और गर्व से मैं कह सकता हूं कि मैं एक ऐसे संगठन से आजीवन जुड़ा रहा हूं जिसने ऐसे संस्कार दिए। उन संस्कारों में बंधे रहने के चलते मैं एक नौका की तरह डगमगाया जरूर, लेकिन मेरी नौका डूबी नहीं। और आज आप लोगों के साथ तो एक राष्ट्रबोध हमको लाना पड़ेगा, राष्ट्रीय चरित्र हमको लाना पड़ेगा, और राष्ट्रीय चरित्र सिखाया नहीं जाता है, राष्ट्रीय चरित्र जगाया जाता है। एक सुप्रसिद्ध कविता है, मतलब सर वॉल्टर स्कॉट, ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड हू नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड दिस इज माय ओन माय नेटिव लैंड। एक विदेशी की ये भावना कि ऐसा कोई व्यक्ति जीवित ही नहीं है जिसको कि अपनी मातृभूमि से प्रेम न हो। ये एक नैसर्गिक संबंध है, और हम तो वैदिक उस पे हैं। सीधा हम कहते हैं माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम तो भूमि पुत्र का संबंध मान के चलते हैं। पूरे विश्व में आप देख लीजिए कि केवल मातृभूमि हम कहते हैं, और कहीं भी विश्व का कोई देश मातृभूमि नहीं कहता है, क्योंकि वो उसकी मातृभूमि नहीं है, क्योंकि अनिवासी जो थे, अनिवासी ही जाकर उन राष्ट्रों में बसे हैं। अमेरिका में भी जो मतलब पिलग्रिम्स फादर्स, जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका कहे जाते हैं, वो फाउंडिंग फादर्स कौन थे? एक जलपोत में लदकर यूरोप के जितने भी निर्वासित लोग थे, उन्होंने आकर अमेरिका को बसाया। और एक राष्ट्र एक संस्कृति को मानने वाले, एक जीवन पद्धति को मानने वाले लोगों से ही बनता है, और वो गौरवान्वित होकर मैं कह सकता हूं कि हम ही वो राष्ट्र हैं जो कि एक कॉमन स्टॉक है, नेसेंट स्टॉक। हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देवो निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये हिंदुस्तान है। हम हिंदू से हिंदू क्या है? सिंधु से नहीं है। उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। भारत जिसने ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाया, वो है भारत। सम्राट भरत के नाम, वो भावी सम्राट जिसने की शेर का दांत गिना था। उन माताओं को याद करिए कि वो माताएं कैसी थीं कि अबोध बालकों को शेर का दांत गिनने के लिए भेज देती थी, या शेरनी का दूध लाने के लिए कह दे। आज की माताओं में वो हिम्मत नहीं आएगी। माता जीजाबाई छोटे से बालक को दुर्ग के ऊपर एक परकी पताका दिखाकर कहती थी कि मतलब मुझे वो दुर्ग चाहिए। संस्कार क्या है? विजिगिषा। और वो अजेयता, वो निर्भीकता जैसे संस्कार छत्रपति शिवाजी में माता जीजाबाई ने डाले। और यहां पर यह भी मैं कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज क्षत्रिय कुल से ही थे, सिसोदा वंश के ही थे। सिसोदा से सिसोदिया, वो सिसोदिया वंश के ही थे। उसके प्रमाण प्रचुर मात्रा में हैं, खोजने पर मिलता है, क्योंकि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पाए। हमारे यहाँ कभी प्रयास ही नहीं हुआ, और सच्चे अर्थों में आत्मानुसंधान यदि नहीं होगा, एक राष्ट्र के जो कल्चरल रूट्स हैं हमारे, उन कल्चरल रूट्स को खोजने का अगर प्रयास नहीं होगा, तो वो राष्ट्र मृत प्राय है। आज मैं इस मंच से ये भी कहना चाहूंगा कि कम से कम हम जिन राष्ट्रों से हमारे संबंध हैं, वो सभी राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्र, वो चाहे चीन हो चाहे जापान हो। चीन से भले मतभेद हैं, लेकिन सांस्कृतिक
कोई मतभेद नहीं, हमारी ही संस्कृति है, हमारी ही संस्कृति है। तो सांस्कृतिक रूप से इजराइल का नाम भी हम मतलब लेना चाहेंगे, तो ईरान का भी नाम लेना चाहेंगे, क्योंकि ईरान से हमारा एक बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराना नाता है। क्योंकि जब संस्कृत की हम बात करते हैं तो संस्कृत का अर्थ होता है पाणिनीय अष्टाध्यायी के बाद जो संस्कृत विकसित हुई उस संस्कृत की हम बात करते हैं। लेकिन जिस समय हम उस संदर्भ में बात करते हैं तो हम वैदिक संस्कृत की बात करते हैं। वैदिक संस्कृत और ज़ेंद भाषा लगभग समकालीन हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक नदियों का, वनस्पतियों का और वृक्षों का। गुरुजी थोड़ा सा संक्षेप में 15-16 मिनट हो गए। अच्छा, चलिए। तो मतलब मुख्य बात यह है कि हमें अपने जड़ों को खोजना होगा। अपने जड़ों को जितना हम समृद्ध करेंगे, जितना संपोषित करेंगे, उतना ही हमारा राष्ट्र सुदृढ़ होगा, अजेय होगा, और विश्व में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को झेलकर हम एक अलग स्थान बनाएंगे, एक अलग पहचान बनाएंगे। वी विल बी इम्यूलेटर्स नॉट इमिटेटर्स। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। श्री अमित कुमार सिंह जी भाई साहब, आज की इस आभासी बैठक में उपस्थित इस मंच लोक पहल के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी और इस पटल के संचालनकर्ता, इस मंच के संचालनकर्ता डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी एवं हमारे सभी विद्वज्जन, और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय चेतन कुमार जी जो मुख्य प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक है, मैं उनके लिए यहीं बैठे बैठे ही कुछ काव्य रचनाएं की हैं, तो थोड़ी सी पंक्तियां उसको मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूं उनके लिए। हम भारत के वासी हैं, हम आजादी के साथी हैं, एक अनूठा अपना देश, हर एक का अपना वेश, अपनी आजादी के रखवाले, अनेकों अनेक विचार वाले, ये है प्यारा देश हमारा, ये है प्राणों से प्यारा, अपने अपने हैं खान पान, अपने अपने क्षेत्र का वान, रहते हम मिलकर एक धरा पर, अपनी सनातन की परंपरा पर, अपनी सनातन परंपरा पर। ये हमने अभी जस्ट इसको लिखा है, तो हमने कहा कि इसको जो है सनातन से जोड़ करके हम इसको प्रस्तुत करूं। और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय चेतन कुमार जी, जिन्होंने आज के विषय पर जो सनातन समाज की उभरती विकृतियां और उस पे आर्थिक प्रगति के बारे में जो बिंदुओं को छुआ है, और हमको लगता है कि चारों कोनों से सारे बिंदुओं को समाहित करके एक जगह रखा है। कोई ऐसा बिंदु नहीं बचा है कि जो आदरणीय चेतन कुमार जी ने न छुआ हो, न उस पर अपने प्रकाश डाले हो, और सभी चीजें उन्होंने कही है। और महत्वपूर्ण तथ्य ये है, उन्होंने नैतिक शिक्षा पर भी जोर दिया है, उन्होंने सामाजिक न्याय पर भी जोर दिया है, पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया है, और आर्थिक समानता पर जोर दिया है, और विशेषकर सामाजिक जिम्मेदारी पर उन्होंने अपनी बखूबी चीजें रखी हैं, बखूबी प्रस्तुति की है। उन्हें बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उनको इस मंच पर आने के लिए। आदरणीय चेतन कुमार जी, बहुत बहुत आभार। बहुत आभार और अभिनंदन भाई साहब। कृपा शंकर जी भाई साहब, कृपा शंकर सिंह जी भाई साहब, श्री कृपा शंकर सिंह, डॉक्टर भावेश जी से निवेदन है कि इस पर एक सार्वगर्भित टिप्पणी के साथ, इस व्याख्यान पर सार्वगर्भित टिप्पणी के साथ एक औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के बाद इस कार्यक्रम का समापन करें। श्री डॉक्टर भावेश द्विवेदी। धन्यवाद सर। लोक पहल के द्वारा निरंतर सामाजिक विषयों पर परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है, और आज इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा हुई कि सनातन संस्कारों से युक्त विकास, एक सामयिक विमर्श और उपादेयता, जिस पर अपना पाथेय प्रदान करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक, जो कि भारत का एक महत्वपूर्ण सरकारी बैंक है, उसके मिड कॉर्पोरेट सेंटर के मुख्य प्रबंधक चेतन कुमार जी, आदरणीय चेतन कुमार जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए, और उनके विचार हम सभी लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुना। आपने अपने जो विचार प्रस्तुत किए उसमें आपने प्रारंभ किया कि सनातन क्या है। वास्तविकता है कि आज भी बहुत लोग इस ऊहापोह में रहते हैं कि सनातन है क्या। संस्कृति है, धर्म है, दर्शन है, जीवन जीने की पद्धति है, और इस पर हमेशा ही एक विचार चलता रहता है। आपने सनातन संस्कृति, उसका जो
वैदिक धार्मिक एक स्वरूप है, उसका जो एक दर्शन है, जो चरैवेति और पूरे विश्व को एक साथ लेकर चलने का दर्शन है, उस पर आपने अपनी बातें कही। संस्कार के माध्यम से अपना जीवन हमें किस पद्धति के अनुसार जीना है, या सनातन के अनुसार हमारे जीवन जीने की पद्धति क्या होगी, इस पर भी आपने अपने महत्वपूर्ण विचारों को प्रस्तुत। सनातन, उसके संस्कार और स्वदेशी, इनको एक सम्मिलित रूप से आपने उस पर अपने व्याख्यान को प्रस्तुत किया। और सनातन संस्कृति पर आधारित हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें एक बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था है, लेकिन उसमें और क्या संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है, उस पर भी आपने अपने विचार प्रस्तुत किए। और निस्संदेह रूप से एक शिशु का जो शिक्षा प्रारंभ होती है, उसके परिवार से प्रारंभ होती है, और सनातन संस्कारों के अंतर्गत पारिवारिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, उस पर भी आपने अपने महत्वपूर्ण विचार हम सभी के बीच में रखा। सनातन संस्कार चलते रहें, पीढ़ी दर पीढ़ी वे और समृद्ध होते रहें, ये हम हर सनातनियों की परम इच्छा होती है। और इसके लिए स्वदेशी किस प्रकार से कारगर है, और सनातन, संस्कार और स्वदेशी तीनों के लिए आपने जिस बात पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण बल दिया कि स्वयं का अभ्यास होना नितांत आवश्यक है। अगर स्वयं का अभ्यास नहीं होगा तो वह चीजें आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगी। ये आपके पूरे सारगर्भित एक आज के पाठेय का एक विचार रहा कि हमारा सनातन समृद्ध था, समृद्ध है, हम रहें ना रहें उसकी समृद्धता बढ़ती रहेगी, लेकिन उसके लिए जो हमें यज्ञ में अपनी आहुति डालनी है वो अपने स्वयं के अभ्यास के माध्यम से डालना होगा। ये आपने अपने विचार प्रस्तुत किया। हम पूरे उम्मीद है हमें कि आगे भी जब भी लोक पहल आपसे समय मांगेगा, निस्संदेह रूप से आप हमारे बीच में आएंगे और ऐसे ही अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। आपने आज जो ये पाठ्य प्रदान किया, इसके लिए मैं पूरे लोक पहल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोक पहल मंच को एक स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं इसके संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी को, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी को, अविनाश पथड़ीकर जी को, डॉक्टर BL आर्या जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ही इसका संचालन अपनी ओजपूर्ण वाणी में करने वाले हमारे अग्रज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठतम विचारक आदरणीय श्री आशु गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद उनकी टिप्पणी के लिए। हमारे बीच में नाथ पंथ के बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी हैं। अभी अभी हमने जिनके विचारों को सुना, उनकी पंक्तियों को सुना, श्री अनिल कुमार जी भाई साहब हैं, कृपा शंकर सिंह जी, अमन गुप्ता जी, शशांक यादव जी, सनी कुमार जी, अंकित पटेल जी, और इस आभासी मंच से जुड़कर हमारे इन विचारों को, हमारे आज के कार्यक्रम को देखने वाले, सुनने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अरुण जी। जी प्रणाम प्रणाम भाई साहब, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी भाई साहब, कुछ बोलिए, कुछ टिप्पणी आपकी महत्वपूर्ण आ जाए। जी जी जी। सनातन का आज विषय है, तो सनातन के बारे में हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि सनातन धर्म जो है, या सनातन को धर्म ना कह करके हम सनातन जो है वो हमारी संस्कृति है, और वह एक तरह से जीवन जीने की कला है। तो जो हम अच्छा जीवन, जिसको हम उत्कृष्ट जीवन कहेंगे, उस जीवन को अगर हम जी रहे हैं तो सनातन संस्कृति में हम हैं। तो यही हमारा कहना है कि अगर हम संस्कृति को, सनातन संस्कृति को अपनाते हैं, सनातन धर्म को अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से उसका यह अपने आप में ही हमको कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, और हमको अपने आप ही पता चलेगा कि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, जैसा व्यक्ति को जीना चाहिए वैसा हम जी रहे हैं। तो इस प्रकार से सनातन संस्कृति जीवन जीने का, जो उत्कृष्ट जीवन जीने की एक कला है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत आभार डॉक्टर अरुण जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान चेतन जी भाई साहब, आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी, हमारे प्रिय शिष्यों में से अमन गुप्ता, अंकित पटेल, सनी कुमार, इन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। गाजीपुर से श्रीमान कृपा शंकर सिंह जी, और जितने हमारे आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए अतिथि हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। फिर हम अगले रविवार को एक नए विचार के साथ हम सभी मिलते हैं। चेतन जी भाई साहब, आपको बहुत बहुत प्रणाम, और आप पूरे लोक पहल के परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत इस शानदार उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम।